नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट 2021 के लिए, जो कि होने वाला है 31 जनवरी को, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो इस सीरीज़ में हम ईवीएस की पेडागॉजी को डिस्कस करेंगे और इसमें हम जो प्रीवियस ईयर में सीटेट के जो क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले वर्षों में आए हैं, उनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गलतियां होती हैं वो पेडागॉजी से ही होती हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सारे ही ऑप्शन सही हैं, सारे या फिर दो में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज हम इस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यानी कि अगर जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं या प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं होती हैं, उनमें जो पर्यावरण अध्ययन या जिसे हम ईवीएस कहते हैं, उसको पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें नहीं पे ध्यान देना है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन है कि प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, यानी कि बच्चों का जो आसपास का प्राकृतिक वातावरण है और उनका जो सामाजिक वातावरण है, उनके बारे में उनके मन में उत्सुकता जागृत करना। तो ये उद्देश्य तो होना चाहिए कि बच्चों के अंदर रुचि आए, इंटरेस्ट आए, वो उत्सुक हों कि उनका जो वातावरण है उसके बारे में वो और जाने। अब देखिए, बी ऑप्शन क्या है कि बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मंचचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। यानी कि बच्चे खुद से चीज़ों को खोजें, सर्च करें, ढूंढें, और इसके अलावा जो वो ऐसी क्रियाएं करें जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास अच्छा हो, संज्ञानात्मक विकास में उनके सहायता मिले। तो देखिए, ये भी पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य एक होता है। अब देखिए, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन कहता है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो देखिए, हमें कभी भी पढ़ाते समय बच्चों पर बोझ नहीं डालना है। अगर बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है, बोझ डाला जा रहा है, तो इस तरीके का अगर आपको कोई भी ऑप्शन देखने को मिलता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आंख बंद करके उसे टिक कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी बच्चों पर बोझ नहीं डालेंगे। ठीक है। अब फिर भी हम एक बार ऑप्शन डी को और चेक कर लेते हैं कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो मूल्य हैं उनको बच्चे सीखें। तो सीधी सी बात है, हमने जब चारों ऑप्शंस को पढ़ा है तो हमें जो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर जो पर्यावरण का उद्देश्य है वो नहीं होगा कि हम बच्चों पर बोझ बढ़ाएं। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, यानी कि ईवीएस की बुक है, उसमें क्या है, रेलवे टिकट का एक सैंपल दिया गया है, एक नमूना दिया गया है, यानी कि एक फ़ोटो दी गई थी। ठीक है। जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी उसमें भी हमने देखा था कि एक रेलवे टिकट की एक फ़ोटो दे रखी थी वहाँ पर, या एक तरीके से कह सकते हैं हम कि एक नमूना दिया हुआ था। तो इसका क्या उद्देश्य है वो हमें यहाँ बताना है। ऑप्शंस हैं, ए बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, या बी टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, सी निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, और डी है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो देखिए, जब हम बच्चे को रेलवे टिकट दिखाएंगे तो वो क्या है, एक वास्तविक है एक तरीके से, तो बच्चे वास्तविक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कर रहे हैं, और जो अवलोकन की जो कुशलता है उनके अंदर वो भी विकसित हो रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, ये किससे संबंधित है प्रश्न, बीज अंकुरण से। तो देखिए, इसमें बताया है कि बीज अंकुरण की अवधारणा, यानी कि बीज का जो अंकुरण होता है उसका कॉन्सेप्ट है
तो उसे अगर आपको क्लासरूम में पढ़ाना है प्राइमरी लेवल पर, तो उसे सबसे बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, ए कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। यानी कि आप क्लासरूम में जाएंगे और बच्चों को अंकुरित बीज दिखाएंगे और जो अंकुरण की पूरी प्रक्रिया है उसे अच्छे से वहाँ पर स्पष्ट करेंगे। दूसरा है कि बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के जो चरण हैं उनको प्रदर्शित करेंगे। यानी कि आप ब्लैक बोर्ड पर एक चित्र बना देंगे और वहाँ पर अंकुरण के स्टेप दिखाएंगे। तीसरा है कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। यानी कि आप बच्चों से कहेंगे कि आप वो बीज बोएं और उसके बाद जो अंकुरण होगा उस बीज का उसको देखें कि किस तरीके से होता है और उसका एक चित्र बताएं, तो आप खुद ही कर लें, इस तरीके से बच्चों से कहना है। और चौथा है कि सिर्फ क्या करेंगे कि अंकुरित बीजों की फ़ोटो लाकर बच्चों को दिखा देंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे जो अच्छा तरीका है इसको पढ़ाने का वो होगा ऑप्शन ए, कि आप क्या करेंगे, क्लासरूम में बच्चों को अंकुरित बीजों को दिखाएंगे और इस तरीके से अंकुरण की जो प्रक्रिया है उसे स्पष्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में, यानी कि कोई भी ईवीएस की टेक्स्ट बुक है उसमें पहेलियाँ शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, जो एनसीईआरटी की ईवीएस की जो बुक है 3rd, 4th और 5th की, उसमें काफ़ी सारी बीच बीच में चैप्टर्स के कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। तो उन पहेलियों को देने का कौन सा उद्देश्य नहीं है, यानी कि 3 तो उनमें से उद्देश्य हैं, 4 ऑप्शन हैं जिसमें से, और एक उद्देश्य नहीं है, वही हमें यहाँ पर पता लगाना है। ए है कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। दूसरा है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। और चौथा है कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो देखिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से बच्चों को भ्रमित नहीं करना है। और बाकी के जो सारे ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं पहेलियों के बारे में, कि इससे बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, और इसके अलावा सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का भी विकास बच्चों में पहेलियों के माध्यम से किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। यानी कि आप एक ईवीएस के टीचर हैं और आप क्या करते हैं, बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की प्लानिंग करते हैं, और आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। यहाँ भी नहीं पूछा गया है। तो आप देखिए, जब भी क्वेश्चन को पढ़ें बहुत ही ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या पूछा गया है, क्योंकि आधा तो हमारा जो आंसर है वहीं से हमें मिल जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि कई बार हम जल्दी में नहीं देखना भूल जाते हैं और वहीं पर हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वह देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करेंगे। दूसरा है कि चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी जो ड्राइंग की कॉपी है उसको साथ ले जाएंगे बच्चे। तीसरा है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाएंगे। और चौथा है कि चिड़ियाघर के जो अलग अलग जानवर हैं वो कौन सा भोजन खाते हैं, ये बच्चे पता लगाएंगे। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि हम कभी भी बच्चों को ये परमिशन नहीं देंगे, ये अनुमति नहीं देंगे कि वो जानवरों के लिए खाने की चीज़ें लेकर जाएं, क्योंकि जानवरों से बच्चों को काफ़ी खतरा हो सकता है अगर वो उनको खाने की चीज़ें देंगे। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो सही हैं और ये जो करने की अनुमति है वो हम नहीं देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शंस हैं कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं रखना और खेल और उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, और छोटे बच्चों को
उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, यानी कि अगर आप प्राइमरी लेवल पर या प्राथमिक स्तर पर आप आकलन कर रहे हैं बच्चों का, तो उसमें क्या होना चाहिए वो यहाँ पर हमें पूछा है। तो देखिए, अगर हम प्रत्येक सप्ताह बच्चों की फॉर्मल एग्जामिनेशन लेते रहेंगे और जो उनका रिपोर्ट कार्ड है उसमें उन्हें दर्ज करेंगे, तो बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। उनके मन में एक एग्ज़ाम के लिए भय आ जाएगा, एक डर आ जाएगा, और मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि परीक्षाओं पर ध्यान ना देकर बच्चे कितना सीख रहे हैं, हमें उस चीज़ पर ध्यान दे रहा है। तो यहाँ भी जो देखिए परीक्षाएं पूछा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ भी उत्तीर्ण यानी कि पास और फेल की कैटेगरी में रखना है बच्चों को, इसके लिए ही सिर्फ हम उनको होमवर्क दे रहे हैं या क्लास वर्क दे रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो ये गलत हो जाते हैं, और जो ऑप्शन हमारा ए है वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं, यानी कि प्रयोग किस लिए किए जाएंगे ईवीएस की क्लास में, वो यहाँ हमें पूछा है और हमें बताना है कि ए बच्चों को सहज सीखने के योग्य बनाने, यहाँ सहन हो गया है, ये यहाँ पर सहज होगा, ठीक है। और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, यानी कि बच्चे ये सीखें कि आगे आने वाली क्लासों में क्या होगा उसका अनुकरण करें, या बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए, और कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि बच्चों को सहज सीखने के योग्य बनाना है, यानी कि वो बिना किसी डर के सीखे, सहज तरीके से सीखे, एक नेचुरल वे में सीखे, और उनके अंदर जो अवलोकन का कौशल है, यानी कि ऑब्जर्वेशन का जो स्किल है बच्चों के अंदर वो आए, वो चीज़ों को देखें, ऑब्जर्व करें, सीखें उनसे। तो ये हमें बच्चों को सिखाना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि दत्त कार्य मतलब होमवर्क कह लीजिए, कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो यहाँ पर सही है, कि प्रतिदिन विविधता और अभ्यास के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य, यानी कि जो असाइनमेंट होते हैं जो क्लासेस में दिए जाते हैं उनको देने का उद्देश्य है कि बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं या विविधता के लिए दिए जा रहे हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि ये आकलन का एकमात्र तरीका है, यानी कि आकलन का कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका है, इसलिए ये दिए जाते हैं। और तीसरा है कि ये बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करते हैं। और चौथा है कि दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों और बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तो देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि असाइनमेंट इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चे सूचना को खोजें, खुद से अपने विचारों का निर्माण करें और उन्हें उच्चारित करें, यानी कि बच्चे खुद से सीख रहे हैं, खुद से कुछ कर रहे हैं, इसलिए ऐसे बच्चों को अवसर प्रदान किए जाएं असाइनमेंट के थ्रू, दत्त कार्य के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, यानी कि हम बच्चों को मानचित्र पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों में कौन से कौशल होने चाहिए। ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, यानी कि बच्चे ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हों। बी है कि ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की उनमें योग्यता हो। तीसरा है कि अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल हो। और चौथा है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तो देखिए अगर बच्चों को मानचित्र पढ़ना है तो उनमें कोई भी विशिष्ट या विलक्षण कौशल की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनमें स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता ही काफ़ी होती है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में
अवधारणा को यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको स्पष्ट करने के लिए कविताओं पर कहानी कथन का प्रयोग करना पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। सी है कि बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। और चौथा है कि उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। तो देखिए जो कहानी कथन है इसका जो वो है प्रयोग करना, ये स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और बच्चों में जो कल्पना करने की योग्यता है उसका विकास करने में मदद करता है। 11वां क्वेश्चन है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, यानी कि बच्चों को हमें क्या ईंधन का कॉन्सेप्ट समझाना है, ईंधन का चैप्टर पढ़ाना है और आप एक टीचर हैं तो आप क्या करेंगे कि चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित करेंगे। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहेंगे या कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखाएंगे या एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। तो देखिए इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कि आप बच्चों को क्या करेंगे, एक लघु फिल्म दिखाएंगे और खाना पकाने के लिए होने वाले जो ईंधन हैं इस्तेमाल होने वाले उन पर बच्चों के साथ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए पेडागोजी में बस आपको क्या है, समझने की ज़रूरत है। रटने से पेडागोजी कभी भी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप रट के जाएंगे तो सीटेट पास करना तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ अपनी सूझबूझ और समझ से, यानी कि आपको बस वो ऑप्शन चूज़ करना है जो बच्चों के हित में है, यानी कि जो बच्चों के लिए अच्छा है। एक बच्चे के तरीके से सोचें, ना कि अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि टीचर को कभी भी अपने फ़ायदे जिसमें टीचर का फ़ायदा दिख रहा हो ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको चूज़ नहीं करना है। अब हमारा 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। सी, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में और उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो देखिए इसका जो चौथा ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा कि टीचर को ऊर्जा बचानी है। तो यहाँ पर टीचर को एक तरीके से फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए कभी भी जो शिक्षक है या कोई टीचर है वो कभी भी स्कूल में अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए नहीं जाता है। तो देखिए इसका जो होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विचार विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में व्यक्तिगत अनुभवों को जानना हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ए, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। तो देखिए कभी भी हमें बच्चों को तकनीकी शब्दों या परिभाषाओं को रटाने, याद करने, इस तरीके के जो ऑप्शन होते हैं ना, ये हमेशा गलत होते हैं। अब देखिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ये भी गलत होगा, क्योंकि बच्चों को हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रटवाना है, किताबी ज्ञान नहीं याद करवाना है। हमें बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाना है, एक सक्रिय वे में उनको मतलब सिखाना है, जिससे बच्चे खुद सक्रिय रह के सीखें, एक्टिव वे में सीखें। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यानी कि वास्तविक दुनिया से एक तरीके से जोड़ना, तो ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी कि हम पर्यावरण इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चों के जो अनुभव हैं उनको वो बाहरी दुनिया से जोड़ सकें। अब देखिए हमारा 14 क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों की शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, यानी कि एक तरीके से एजुकेशनल टूर या पिकनिक कह लीजिए,
5th क्लास के बच्चे हैं और भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, यानी कि आप एक टीचर हैं तो आप बच्चों से क्या अपेक्षाएं करते हैं जो टूर होगा उसके दौरान, कि उन्हें आनंद उठाना चाहिए या उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों और शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। सी है कि यदि उनके कोई प्रश्न है तो उन्हें दर्ज कर लें और घर पहुंचने के बाद वो अपने पेरेंट्स से उन प्रश्नों के उत्तर जान ले, या चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करें। तो देखिए अगर बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि जब तक बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो वो सीखेंगे कैसे। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि बच्चे कोई प्रश्न पूछे ही ना, और अगर पूछे भी तो वो घर जाके अपने पेरेंट्स से जाने, तो शिक्षक का क्या कार्य रह जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और सिर्फ अगर वो आनंद उठाएंगे तो एजुकेशनल टूर कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि उन्हें सिर्फ ध्यान से अवलोकन करना है, अपनी टिप्पणियाँ दर्ज करनी है और बाकी के जो बच्चे हैं और शिक्षक हैं उनके साथ अपने अवलोकनों को बांटना है। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे लंच के बाद बोर होने लग जाते हैं, तो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो एज अ टीचर आप उस समय क्या करेंगे। ऑप्शन है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, या आप प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, यानी कि आप टॉपिक ही चेंज कर देंगे, या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, या बच्चों से कहेंगे कि वे आराम से डेस्क पर से रखें और सो जाएं। तो देखिए ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है कि कभी भी आप टॉपिक चेंज नहीं करेंगे, आप बच्चों को खिलाने का लालच नहीं देंगे कि बच्चों से कहेंगे चलो बच्चों खेलते हैं, या सोने के लिए नहीं कहेंगे। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि पाठ को रोचक बनाने के लिए हम दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे एक शिक्षक होने के नाते। तो फ्रेंड्स ये था आपका वीडियो आज का, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।